वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, आज अपन आप लोगों के सामने हिंदी वर्णमाला से एक मैंने फ्रेंड वर्णमाला का वीडियो बनाया, वो थोड़ा शॉर्ट में है। ये वर्णमाला का पूरा वीडियो रहेगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। तो हिंदी वर्णमाला से सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, जीरो से लेकर के शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा फ्रेंड्स। ए टू जेड अध्ययन, मतलब इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर फ्रेंड्स, अगर आपने ये कर लिया यानी कि हिंदी में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। हिंदी वर्णमाला, जैसा कि आपको पता फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला के बारे में, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसके? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आई होप आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। आई होप आपको ये याद हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया आपके लिए, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की, आपके सामने प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को क्या किया जाता है फ्रेंड्स? लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई भी ध्वनि है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि है, उच्चारण से भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब आपको ये याद रखना है, लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आपको वर्ण लगाना है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। अब आपके सामने दूसरी मुसीबतें खड़ी होती है, वो 2 भाग कौन से हैं? तो एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो आपके सामने ये भी प्रश्न रहता है, हिंदी वर्णमाला में व्याकरण में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद अपना आता है वर्ण। वर्ण के बाद अपन पढ़ेंगे, वर्ण में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब स्वर कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए फ्रेंड्स कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ लिया होगा। स्वर होते हैं अपने कितने? 3 प्रकार के, और व्यंजन भी होते हैं 3 प्रकार के, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक, स्पर्श व्यंजन रहते हैं। अंतःस्थित व्यंजन कौन किसे कहलाते हैं फ्रेंड? या, रा, ला और वा, ये अंतःस्थित व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड। ऊष्म व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड। तो आई होप आपको यहाँ व्यंजन के बारे में समझ में आ गया होगा। ह्रस्व स्वर को छोटा इससे प्रदर्शित करते हैं। प्लुप्त दीर्घ स्वर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और प्लुप्त बड़ा रहता फ्रेंड्स, जैसे ओम, राडम, इस टाइप के स्वर को प्लुप्त स्वर कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आपके सामने देखिए, ये सारे वर्ण हैं, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सारे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो आपको मैंने बताया था स्वरों की संख्या 11 होती है। इनको काउंट कर लीजिए फ्रेंड्स, 3, 6, 9, 2, 11। तो यानी कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं। स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। स्वर को अच कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
इसके बाद आगे फ्रेंड्स आपके पास स्वर के भेद। अब स्वर के भेद मैंने आपको जैसे कि बताए थे फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर छोटा वाला रहता है फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर उससे बड़ा वाला रहता है, डबल मात्रा का रहता है, प्लुप्त स्वर 3 मात्रा का रहता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कहाँ ह्रस्व आएगा, कहाँ दीर्घ आएगा, कहाँ प्लुप्त आएगा। यहाँ आप ये सारी जानकारी समझ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड, ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब आपको जानना है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय मतलब एकदम फ्री वाला, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आपके मन में आएगा बहुत कम समय कैसे लगता है, तो अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब आपके सामने एक और प्रश्न आएगा, ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री। ये जो स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं फ्रेंड्स। इनकी संख्या 4 पाई जाती है। ये दिमाग में छाप लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और टॉप ट्रेंडिंग रहता है वाला टॉपिक फ्रेंड्स। अब आ गया फ्रेंड दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसा कि नाम है दीर्घ यानी बड़ा, मैंने आपको संधि भी पढ़ाई है फ्रेंड्स, अगर आपने संधि के वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना, यानी कि ह्रस्व स्वर एक था तो ये डबल है। तो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अभी तक आपने पढ़ा था ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती? 4 होती फ्रेंड्स। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती फ्रेंड्स। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे आ उ ए आय ओ औ। ये सारे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 पाई जाती है। अब आप प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, ह्रस्व स्वर कितने होते? 4 होते हैं, ऑप्शन में आएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये भी ऑप्शन में आएगा। तो आपको ये जानकारी सारी याद रखनी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले स्वर की ओर। ये वाला फ्रेंड बहुत कई बार बना हुआ है प्लुप्त स्वर के बारे में। प्लुप्त स्वर के अगला था सबसे पहले, ये पेपर में कई बार आ चुका है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना, अब देखिए अभी अपना ह्रस्व स्वर से कितना था? 2 गुना। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, मतलब हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाता है इस टाइप से, ओम, रोम, भैया आदि। मतलब जिनमें बोलने में भी अधिक समय लगेगा और मात्राएं भी 3 गुना रहेंगी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, इसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। तो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से आए, तो इसको तो आप रट लीजिए बिल्कुल। फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा होगा व्यंजन के उच्चारण स्थान होते हैं, और आपने पुराने वाले वीडियो में भी मैंने वर्णमाला पढ़ाया था, उसमें केवल व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ाए थे। अब मैं आपको स्वरों के उच्चारण स्थान बताने वाला हूँ। स्वरों में उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, तो एक बार आप पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, आपको कभी भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों में कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, आपको यह जानकारी पता होनी चाहिए फ्रेंड। तो बिना किसी देरी के देखिए स्वरों के उच्चारण स्थान की जानकारी आते हैं। स्वर, एक तरफ मैंने लिख दिया है स्वर, दूसरे तरफ लिख दिया उच्चारण स्थान। तो छोटा आ बड़ा, जो छोटा आ बड़ा होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं फ्रेंड्स। आ, आप अगर कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार बोलिए और स्पर्श कीजिए कंठ में। आ कंठ से बोला गया। आ, ई, छोटी बड़ी, ये तालू से बोले जाते हैं फ्रेंड्स। स्वरों का उच्चारण स्थान में छोटी बड़ी ये तालू से बोले जाते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से बोला जाने वाला है फ्रेंड्स। ऋषि मूर्धा से बोला जाने वाला है फ्रेंड्स। ए आय क्या होता है? ये कंठ तालू से बोला जाता है। ओ कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। एग्जाम में हजारों बार पूछा जाने वाला चैप्टर है फ्रेंड्स। यहाँ से कई बार पूछा जाता है ए आय किसके बोले जाते हैं? ए आय कंठ तालु से बोले जाते हैं।
ओ आय कंठोष्ठ से बोले जाते हैं या ऐसा आ जाता है, निम्न में से कौन सा कंठोष्ठ है? ऋषि कहाँ से बोला जाता है? तो मूर्धा से बोला जाता है। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ कहाँ से बोला जाता है? तो ओष्ठ से बोला जाता है। छोटी बड़ी कहाँ से बोली जाती? तालु से बोली जाती। छोटा बड़ा कंठ से बोला जाता। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आगे फ्रेंड्स आप लोगों के सामने व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन के भेद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्यंजन क्या कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, यानी कि अंतिम में स्वर आएगा, वहां पर ही व्यंजन कहलाता है। जैसे हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक आपके साथ यही बनेगा, हवा कंठ से निकलकर मुंह के बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 है फ्रेंड्स। हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते फ्रेंड्स। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी फ्रेंड्स? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है फ्रेंड्स। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब और दूसरी बात क्या होती फ्रेंड्स? अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 पाई जाती है। अब अभी तक मैंने आपको बताया था हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आपको याद रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड। अब कुल व्यंजन कितने होते हैं? आपके सामने एक और प्रश्न बनेगा कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो 39 होते हैं। मैंने आपको बताया था वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। 52 में मैंने आपको 11 स्वर बताए थे और 11 जब स्वर बताए थे और 33 व्यंजन बताए थे, तो ये तो 52 नहीं जा पाते। तो कुल व्यंजन की संख्या हिंदी में 39 होती है। अभी आगत व्यंजन इसमें नहीं जुड़े मित्रों, आगत व्यंजन जुड़ जाएंगे तो संख्या टोटल 52 हो जाती है वर्णों की। तो आई होप आप इस टाइप से हर एक पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिए। पेपर में कहाँ से पूछ ले जाए, अधूरा ज्ञान आपके लिए हमेशा बेकार होता है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयारी करके जाना है। व्यंजन के भेद फ्रेंड्स। अब व्यंजन के भेद मैंने आपको अभी बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को बोलने में आपके मुंह के यानी माउथ के नीचे और ऊपर दोनों में स्पर्श किया जाए, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर का से माँ तक जितने सारे वर्ण होती इनकी संख्या पाई जाती 25 फ्रेंड्स। यही सारे वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती फ्रेंड? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 पाई जाती है। दूसरा रहता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? या, रा, ला और वा, इनकी संख्या 4 पाई जाती फ्रेंड्स। इनको अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब ऐसा भी प्रश्न बन सकता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो जैसा नाम है ना अंतस्थ, अंतस्थ में 4 वर्ण, तो आप इसको 4 से ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद अपना आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 पाई जाती फ्रेंड। सा, सा, सा और हा, ऐसे ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 पाई जाती है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया था पहले, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब इसके बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब समझ आ गया आपको? जहाँ कंठ का भी उपयोग हो, तालु का भी उपयोग हो, मूर्धा का भी उपयोग हो, ओठों का भी उपयोग हो, ऐसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। का इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं,
का देव माँ वसानाम स्पर्श व्यंजनम। का से लेकर के माँ तक के सारे वर्ण स्पर्श व्यंजनम कहलाते हैं फ्रेंड्स। स्पर्श व्यंजन के वर्ण 25 होते फ्रेंड्स, ये आपको याद हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनता है, स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फ्रेंड स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अब आपने देखा होगा का वर्ग, ये का वर्ग अलग होता है, चा वर्ग अलग होता है, ता वर्ग अलग होता है, टा वर्ग अलग होता है, पा वर्ग अलग होता है। तो ऐसे सारे वर्ग रहते हैं, उन वर्गों को स्पर्श व्यंजन ने 5 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न बनता फ्रेंड स्पर्श व्यंजन में कि जो वर्ण है, जैसे का वर्ग है, का वर्ग है तो का वर्ग को क्या कहाँ से बोला जाता है? तो का, जैसे आप बोल करके देखेंगे फ्रेंड, मैंने डीपली भी देखिए माउथ बनाया हुआ है और यहाँ पर दर्शाया भी कंठ कहाँ से है, जीवा कहाँ से है, तालु कहाँ से, मेरे द्वारा सब दिखाया गया है। अब इसको ध्यान से देखिए और वर्णों को ध्यान से देखिए, आपको माइंड में एकदम छप जाएगा। अधूरा ज्ञान बेकार होता फ्रेंड्स, ज्ञान लीजिए तो पूरा लीजिए। देखिए का वर्ग, का, खा, गा, घा, इंगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप ये सारे वर्ण अपने प्रैक्टिकल रूप में बोल के देखिए, देखिए बोल के देखिए। का, कंठ में हाथ लगाइए, अगर कंठ में हाथ ना स्पर्श कुछ भी ना हो तो आप समझ जाइए गलत है। देखिए का, खा, गा, घा, इंगा, देखिए जो वर्ण आप बोल रहे हैं वहाँ आपका कंठ में स्पर्श हो रहा है, यानी क वर्ग कंठ से उच्चारित होने वाला शब्द है फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा वाला च वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। जब आप तालु वाला बोलते फ्रेंड्स तो देखिए ये जीभ के नीचे वाला स्थान जो रहता है, देखिए मैंने आपको दिखाया है तालु में डायरेक्टली, ये देखिए मेरे द्वारा, ये यहाँ पे तालु बोला जाता है, माउथ के अंदर से जो आता है इसको तालु बोला जाता है। देखिए मैंने आपको दिखाया भी है च वर्ग का, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तो मैं इसके पहले स्वर का भी बताया हूँ फ्रेंड्स, तो वो भी आप याद रखिएगा। ये भी अगर आपने ये सारी चीज़ देख ली फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, जो कि हमेशा भूल जाने वाले शब्द रहते हैं। अब टा वर्ग, देखिए फ्रेंड टा वर्ग में इनका उच्चारण स्थान मूर्धा रहता है फ्रेंड। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सारे वर्ण टा वर्ग कहलाते फ्रेंड, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा पाया जाता है। तो टा वर्ग में मूर्धा इनका उच्चारण स्थान रहता फ्रेंड्स। अब मूर्धा कौन सी कहलाती फ्रेंड्स? तो ये देखिए मूर्धा ये कहलाती फ्रेंड जहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों से बोला जाने वाला रहता है, उसको मूर्धा कहते फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद आता ता वर्ग, ता वर्ग का स्थान ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान दांत से होता फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे ये सारे वर्ण बोलिए और बोलने में आपके दांत टच ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल करके देखिए, ता, था, दा, धा, ना, ये दांत ही बोले जाएंगे फ्रेंड्स। अब पा वर्ग जैसे ही आप बोलेंगे इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, यानी ओष्ठ मतलब ओंठ से होता है। तो बोल के देखिए पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है फ्रेंड्स, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो आई होप आपको ये वर्ग समझ में आ गए होंगे, कौन कहाँ से बोला जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार बोल के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, तो सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अब सेकंड फ्रेंड्स आ गया अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा पहले जान लीजिए। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, केवल परिभाषा पूछ ली जाती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिनका स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें ही फ्रेंड अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 पाई जाती है फ्रेंड्स, या, रा, ला, वा। जिनका स्वरों और व्यंजन के मध्य होता है उनको ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
अब सेकंड देखिए फ्रेंड, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर गर्मी पैदा करती है, मतलब हवा मुंह में टकरा करके गर्मी पैदा करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पूरा सपरिवार याद रख लीजिए और हलवाई का याद रख लीजिए। जब आप किसी को भी, देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिस किसी को भी आप शादी वगैरह में बुलाने जाते हैं तो उसके लिए कार्ड कैसे भेजते हैं, सपरिवार आना। तो अब जब सपरिवार आएंगे तो खाना कौन बनाएगा, आप तो बना नहीं सकते, हलवाई बनाएगा खाना। तो जब हलवाई से खाना बनवाना हो तो आप दूसरों को सपरिवार बुलाते हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाता फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ से फ्रेंड कई बार ट्रेंडिंग पर रहता है, पेपर में यहाँ से पूछा ही जाता है। अभी मैंने आपको संयुक्त स्वर बताए थे जो 4 प्रकार के होते हैं, अब संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग में से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब आपके सामने आएगा ये 4। यहाँ से फ्रेंड अगर आप कोई भी टेट एग्जाम दें 100% प्रश्न पूछा जाता है। जिस भी में हिंदी है, हिंदी में अगर आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान से रखिएगा इन चीज़ों को, ये आपके पेपर में रामबाण साबित होंगी और आपके उसमें जरूर नंबर दिला के जाएंगी। संयुक्त व्यंजन का सा, छा छतरी का किससे मिलकर बनता है फ्रेंड्स, तो का कबूतर, सा षटकोण से छा छतरी का मिलकर के बनता है। यानी 2 अलग अलग व्यंजन हैं, 2 अलग अलग व्यंजन से मिलकर के बनाए। त्रा, ता प्लस रा से मिलकर के बनता है। ज्ञा, जा प्लस यहाँ से मिलकर बनता है। स्रा, सा प्लस रा से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स जो ऐसे मिलकर के बनते हैं उन्हीं को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले व्यंजन की ओर। देखिए दूसरा है फ्रेंड्स अयोगवाह। अयोगवाह के भेद। अब फ्रेंड आपके मन में आएगा अयोगवाह क्या है। अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करें। आ के योग से जो अर्थ वहन करें, यानी किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे भी अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंगार, आ में विंदी समझ में आ रही फ्रेंड्स, अंगार आ। प्रातः, प्रातः में देखिए विसर्ग लगा है। अंधेरा में विसर्ग लगा है। जिनमें आपको बिंदी समझ में आई, आ के योग में अर्थ वहन करे, उनको ही अयोगवाह कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब अयोगवाह के भेद फ्रेंड्स। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। तो अनुनासिक ये भी फ्रेंड्स एमपी पटवारी में, एमपी टेट में, यूपी टीईटी में, रीट में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, तो मैं आपको इसको विस्तार से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब आपके सामने प्रश्न आया फ्रेंड्स अनुस्वार। सबसे पहले अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है फ्रेंड्स। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे हंस, अंश, कंस। अब देखिए ये सारे वर्ण रहते हैं फ्रेंड्स, इनमें बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो ये अनुस्वार कहलाते फ्रेंड्स। अब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से किया जाता फ्रेंड्स, मतलब अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है फ्रेंड्स नाक से किया जाता है। जैसे आप बोलेंगे हंस, देखिए आप बोल के देखिए नाक में यहाँ पे आपको ध्वनि सुनाई देगी, हंस, अंश, कंस। देखिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए देखिए आप जैसे भी जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिकल करके देखिए, हंस, अंश, कंस। इसमें आपको नाक का उच्चारण होगा, अनुस्वार में नाक से किया जाएगा इसका उच्चारण। अगर नाक बंद कर लेंगे, वो बोलिए नाक में अगर अपने हाथ लगा के देखिए हंस, अंश, तो आप नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत में आएंगे। मतलब ऐसे चीज़ों को याद रखिए प्रैक्टिकल वे में, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसको अनुस्वार कहा जाता फ्रेंड्स। चलिए विसर्ग में आ गए। विसर्ग क्या है, तो विसर्ग का चिन्ह डबल बिंदी से भी याद रख सकते फ्रेंड्स। विसर्ग का चिन्ह होता है ऐसे, प्रातः, नमः, अंतः,
अंतःकरण ऐसे लिखते हैं। तो ये विसर्ग का किया जाता है फ्रेंड। विसर्ग तो एकदम सरल है, आप माइंड में रख लेंगे। प्रातः, नमः, सुबह, इस टाइप के जो वर्ड रहते हैं उसको विसर्ग कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब फ्रेंड थोड़े अंतर डिफरेंट वाले व्यंजन देखिए। पार्श्विक व्यंजन, ला, पार्श्विक व्यंजन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो ला का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल में पार्श्व से गुजरती है। ला का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल पार्श्व से गुजरती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ला। तो ला कैसे होता है फ्रेंड, जीभ के बगल पार्श्व से जीभ गुजरती है तो उसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब फ्रेंड्स ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, उच्छिप्त व्यंजन। आपने अभी तक पढ़ा होगा लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा फ्रेंड, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, द्वितष्ट ताड़नजात व्यंजन किनको कहते हैं, ये चीज़ आपके लिए नई होगी फ्रेंड्स। आपने कितनी भी हिंदी पढ़ी हो, यहाँ से आप ये चीज़ें नहीं की होंगी आपने। ढा एवं अड़ा उच्छिप्त व्यंजन हैं। इन वर्णों को द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ढा और ड़ा को कई बार पूछा जाएगा, द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन कौन से कहलाते हैं, तो ढा और अड़ा। इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं को द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। आपके लिए नया है फ्रेंड्स, कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा। अधूरा ज्ञान बेकार साबित होता है, इसलिए अच्छा ज्ञान लीजिए। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। ये देखिए, हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए झटके के साथ नीचे की तरफ आती है, इसी को अपन उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो बिना किसी देरी के चलते फ्रेंड्स अपन अगले, अब ये आता फ्रेंड्स दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन में क्या रहता है फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में वा को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। अब दंतोष्ठ कहाँ, वा कहाँ से, वा दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है फ्रेंड्स, दांत से भी और ओष्ठ से भी, यानी कि ओंठ से भी। वा को दो, जैसे आप वा बोलेंगे तो वा में दांत की भी यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और ओंठ का भी किया जाता है, इसलिए वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आपके सामने आ गया काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन हिंदी वर्णमाला में वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वा को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में ही हा को काकल्य व्यंजन कहते हैं। अब आपके सामने यही प्रश्न आएगा फ्रेंड, दंतोष्ठ व्यंजन तो आ गया, लेकिन हा को क्या कहा जाता है, हा को काकल्य व्यंजन कहा जाता है। ऐसे हा क्या था, उस व्यंजन में भी आपने पढ़ा था, उस व्यंजन में भी आपने पढ़ा था, और हा को काकल्य व्यंजन, ये वाले आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। ये नई जानकारी आपके लिए है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, कंठ से थोड़ा सा नीचे होता है, इसलिए इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों को, अर्थात च, छ, ज, झ, हिंदी वर्णमाला के प्रथम 4 वर्णों को च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आपके मन में रहना चाहिए फ्रेंड, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला के प्रथम 4 व्यंजन के वर्ण को आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं। अब अगला आता फ्रेंड नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन मतलब जो नाक के द्वारा बोले जाते फ्रेंड्स। तो हिंदी वर्णमाला में डा, ञ, ड़ा, ना, मा, ये यानी वर्ण के पंचवें अक्षर जो रहते हैं वर्ण के, इनको ही नासिक व्यंजन कहते हैं फ्रेंड। जो स्पर्श व्यंजन के का से लेकर माँ तक जो 5वें अक्षर पाए जाते हैं, उन्हीं को नासिक व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये जानकारी भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, नासिक व्यंजन क्या कहलाती है फ्रेंड। तो हिंदी वर्णमाला में डा से लेकर के माँ तक जो व्यंजन होते हैं उनको नासिक व्यंजन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब आ गया फ्रेंड्स प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित व्यंजन क्या कहलाता है फ्रेंड? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन उत्पन्न होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनमें 2 से 3 बार जिह्वा में उत्पन्न होगी उनको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसे प्रकंपित व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इसे एग्जाम में आएगा, प्रकंपित व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो प्रकंपित व्यंजन की संख्या 1 होती है। से रा को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपका गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स। रा को क्या कहते हैं? तो रा को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके आते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, अब अभी तक मैंने व्यंजन बताए। अब स्वर वर्ण में क्या आता है फ्रेंड्स? जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर आपने कितना भी पढ़ा हो फ्रेंड, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाती है। तो अग्रस्वर, मध्य केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत और अर्धसमव्रत, ये चीज़ें आपको हमेशा दिक्कत करती है फ्रेंड्स, हमेशा दिक्कत। तो मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा। तो क्या जानकारी है इनमें आपके लिए, ये देखिए, इनको याद कीजिएगा अच्छे से। देखिए वर्ण में स्वर मैंने आपको बताए थे और व्यंजन बताए थे। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। अब मैं आपको अग्रस्वर पश्चस्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको मतलब वही वर्णमाला के बारे में जो आपको बताया था। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 48 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 मैंने बताई। उच्छिप्त व्यंजन 2 उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयोग्य बताए। स्वर बताए थे 3 प्रकार के, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर और प्लुप्त स्वर। अब फ्रेंड्स आपके सामने आ गया, देखिए अल्पप्राण महाप्राण। ये आपके लिए थोड़ा नया फ्रेंड्स। ये वर्णमाला में अल्पप्राण से भी महाप्राण से भी काफ़ी टॉपिक ट्रेंडिंग पर रहता है फ्रेंड्स। अल्पप्राण मतलब जहाँ पर बोलने में कम समय लगे। अल्पप्राण जहाँ पर बोलने में आपको कम समय लगे वहाँ पर अल्पप्राण होता है फ्रेंड्स। अब अल्पप्राण कौन सा कहलाता है फ्रेंड्स? 1, 3 और 5 आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण, ये सारे वर्ण अल्पप्राण कहलाते। महाप्राण जहाँ पर बोलने में ज़्यादा समय लगे फ्रेंड, जहाँ बोलने में ज़्यादा समय लगे वहाँ पर महाप्राण होता है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। अल्पप्राण 1, 3, 5 कागा इंगा, चाजा इया, टाडा अड़ा, ताथा दाना, पाबा माँ, यारा लावा, तो ये अल्पप्राण कहलाते फ्रेंड्स। अब महाप्राण, महा ज़्यादा समय, जिसमें ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स वहाँ पर आपको महाप्राण देखने को मिलेगा। सा 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 हा फा बा, ये 2 और 4, इसको आप ट्रिक से 24 याद रख सकते हैं फ्रेंड। 24 महाप्राण, ऐसे 18 महाप्राण होते हैं तो 24 महाप्राण ऐसे आप याद रख सकते हैं। महाप्राण फाबा, थादा, टाडा, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण जो आएगा उसको महाप्राण कहा जाता है। और पूरा सपरिवार यानी उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को अल्पप्राण कहा जाता है, उस व्यंजन को महाप्राण कहा जाता है। और मैं आपको ये वर्गों के बारे में बता चुका हूँ फ्रेंड, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इनको आप प्रैक्टिकल के माध्यम से बोल सकते हैं। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, का खा खाएंगा। चा वर्ग तालू से बोला जाता है, चा छा झाइया। टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, टाठा ढाढ़ा। ता वर्ग दंत से बोला जाता है और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपके जाता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या 13 होती फ्रेंड्स। अब आपको ये याद रखनी चाहिए अघोष व्यंजन कौन से रहते हैं। तो जो वर्ण के पहले और दूसरे रहते हैं, पहले और दूसरे जो वर्ण रहते हैं उनको अघोष व्यंजन कहा जाता है फ्रेंड्स। वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है सघोष व्यंजन। इनकी संख्या 31 होती है, यानी इसमें सभी स्वर आ से ओ तक और गा घा इंगा ये सारे वर्ण आते हैं इनको, यानी कि जो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5
वर्ण जो आते हैं वो सघोष व्यंजन में आते हैं फ्रेंड्स, और सभी स्वर आते हैं, तो इनकी संख्या 31 होती है। आई होप आपको अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के बारे में जानकारी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अघोष और सघोष मैंने आपको जानकारी दी। अघोष वर्ण कौन से कहलाते हैं? पहला और दूसरा वाला वर्ण जो आता है वो अघोष कहलाता है। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वाला वर्ण फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लिखा है जा, झाइयाँ, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, ना, ये सारे वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। आप यहाँ पर समझ चुके होंगे फ्रेंड। दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। तो फ्रेंड्स ये सारे वर्णमाला से कोई भी टॉपिक आपका छूट के नहीं गया फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की, सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती, आपके रामबाण है, मैंने सभी चीज़ों को एक ही प्लेलिस्ट में कवर किया है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।